हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की जो घोषणा है वो वर्ष 1984 में की गई थी। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1985 में मनाया गया था। यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो 12 जनवरी को दोस्तों 159वीं जयंती मनाई गई है। और साथ ही यहाँ पे याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये वर्ष 2021 की थीम थी। यहीं पे हम दोस्तों बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम की, तो ये है दोस्तों इट्स ऑल इन द माइंड। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और 1898 में दोस्तों उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे स्वामी विवेकानंद जी से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो दिल्ली में की गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद मतलब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बनाया गया दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है। तो यह अध्यक्षता की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। क्वेश्चन था कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिके कैफू का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे तोशिके कैफू, यह किस देश से अपना संबंध रखते हैं, तो जापान से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया था। तो यह संबोधित किया दोस्तों पीयूष गोयल जी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। तो यह शुरू की है दोस्तों पाकिस्तान ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता लक्ष्य सेन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेली जीके तड़का का डोज करते हैं जहां पे हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दोस्तों आपने इस करंट अफेयर्स के साथ ही इन सेशन को नहीं देखा है तो इन लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो है दोस्तों नूसंतारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो अब जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका था, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ की जो मूलभूत सुविधा थी उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ने लग गया था। इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नूसंतारा ले जाने का फैसला किया है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि इंडोनेशिया की जो अब नई राजधानी होगी उसका नाम क्या है, तो यह नूसंतारा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है इंडोनेशिया, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, तो यह जकार्ता थी। और अब नई राजधानी कौन सी होगी है, तो यह नूसंतारा हो गई है। यहीं पे हम बात करें इंडोनेशिया की करेंसी की, तो ये है दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है दोस्तों जोको विडो। याद रखना है आपको
कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, जोको विडो है। और इंडोनेशिया की जो संसद है उसका नाम भी आपको याद रखना है, ये है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। याद रखना आपको, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली इंडोनेशिया की संसद का नाम है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इंडोनेशिया से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। दोस्तों वो कहां पर हुआ था, तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में किया गया था। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो यह एलेक्सिया पुटेलस को दिया है जो कि बार्सिलोना स्पेन से अपना संबंध रखती है। यहीं पे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर की, तो यह दोस्तों एडुअर्ड मेंडी को इस खिताब से नवाजा गया है। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो यह क्रिस्टन एंडलर को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का जो खिताब है वो किसे दिया गया है, तो थॉमस टुचेल को दिया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ फीमेल महिला कोच का जो खिताब है वो दिया गया है दोस्तों एमा हेस को। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे फीफा से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता है। और आपने देख लिया दोस्तों ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इब्राहिम बाउबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इब्राहिम बाउबकर केस्टा है यह राष्ट्रपति थे माली के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बाउबकर केस्टा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केस्टा का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाउबकर केस्टा ने 2020 तक नेतृत्व किया है माली का। और इन्होंने दोस्तों 1994 से 2000 तक समाजवादी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्हें अगस्त 2020 में सेना द्वारा हटा दिया गया था। और माली की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है दोस्तों असीमी गोस्ता। याद रखना आपको, यह एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ये कौन है, तो असीमी गोस्ता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माली की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है माली। माली की जो राजधानी है वो बमाको है। और आधिकारिक यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है दोस्तों, तो यह फ्रेंच है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी याद रखना है, यह असीमी गोस्ता है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो कौन है, तो ये चोगुअल कोकला मंगा है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। तो यह बनाया गया दोस्तों लद्दाख में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वह स्टेडियम। तो मैं आपको बता दूं कि यह स्टेडियम लद्दाख के लेह में स्थित है। स्टेडियम को दोस्तों खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया है। और इस स्टेडियम में करीब 2500 लोग के बैठने की सुविधा भी है। और इस स्टेडियम में दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक और आर्टिफिशियल घास मैदान भी है। और साथ ही यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो स्टेडियम है इसकी समुद्र तल से जो हाइट है वो कितनी है, तो यह 11,000 फीट पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 लद्दाख। मतलब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ ने अब 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, तो इसकी जो स्थापना है वो 19 जनवरी 2006 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। एनडीआरएफ के जो महानिदेशक है वो अतुल करवाल है। और एनडीआरएफ का जो मोटो है वो क्या है दोस्तों, तो आपदा सेवा सदैव इसका मोटो है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है एनडीआरएफ से। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 17वां।
और कब मनाया गया दोस्तों, तो 19 जनवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार, ये जो अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक जो बच्चों है उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनकी जो संख्या दोस्तों वो है 1.47 लाख है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से 17 जनवरी 2022 तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और अन्य कारणों के चलते अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस आंकड़े में कितने लड़के हैं, तो 76,508 लड़के हैं और 70,980 लड़कियां हैं और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल है। तो यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस राज्य के बच्चों ने सबसे अधिक अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उड़ीसा राज्य के बच्चों ने, मतलब 24,405 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड 1.47 लाख। और आप चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। तो यह निर्माण किया दोस्तों चाइना ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चाइना ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है और इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। और इस कृत्रिम चंद्रमा माध्यम से दोस्तों वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 चाइना। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख है वो नियुक्त किया है मनोज पांडे को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मनोज पांडे। तो दोस्तों जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। जेपी महांती की दोस्तों इन्होंने जगह ली है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ऑपरेशन विजय पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इंडियन आर्मी मतलब भारतीय थल सेना की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। साथ ही यहाँ पे थल सेना के उप प्रमुख कौन बन गए दोस्तों, तो यह मनोज पांडे बन गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट से भारतीय थल सेना से। अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डेली जी के तड़का का डोज 6। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। और इसका जो कारण है वो क्या है दोस्तों, तो जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसी कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। अगला पॉइंट है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी, मतलब लोहे की जो बॉल रहेगी वो पहले आ जाएगी और लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि हवा में लोहे और लकड़ी की जो समान भार की गेंद है उसको एक समान अगर ऊंचाई से हम गिराएंगे तो इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी और लोहे की जो गेंद है वो पहले आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने के कारण जो आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो स्थिति बन रही है। पहले तो वो जो लड़की है वो झूले पर बैठी वाली स्थिति में है, फिर वो क्या कर रही है, वो लड़की खड़े हो जा रही है, जिससे कि इसका जो आवर्तकाल है वो क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही दोस्तों वह लड़की झूले के अंदर खड़ी होगी तो उसका जो आवर्तकाल है तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो ये जो भारहीनता की स्थिति है वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के
कारण होती है। अगला पॉइंट है, मतलब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का जो भार है वो सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ध्रुव पर किसी भी जो पिंड है उसका भार सर्वाधिक होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जेट इंजन होते हैं वो कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, आपको काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है वो कितना होता है। तो यह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए तो उसकी जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों वह अंतरिक्ष यान के साथ 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 उसी गति में गतिमान रहेगा, मतलब अंतरिक्ष यान के साथ ही साथ उसी गति से यह गतिमान होगा। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो कारण है दोस्तों, वहां पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक उपग्रह, मतलब एक जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो इसका जो कारण होता है दोस्तों वो अपकेंद्री बल होता है। किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्री बल के कारण वह अपने एक कक्ष में गति करता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। तो आपको हमारा लेक्चर, मतलब आपको जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने नया दिल्ली जीके तड़का, तो ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।